बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दस्तक की आवाज सुनकर कुछ सोचते हुए उमर खान उठ खड़ा हुआ, मकान के दरवाजे पर आया। दरवाजा खोलने से पहले उसने हल्की सी आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से उसी अंदाज में हल्की सी आवाज सुनाई दी, भाई दरवाजा खोले, मैं कंपल हूँ। उमर खान ने कुछ सोचते हुए दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कंपल सामने खड़ी थी। उमर खान ने पहले इधर उधर देखा, फिर कंपल को मुखातिब करके कहने लगा, तुम अकेली आई हो, तुम्हारे साथ कोई और नहीं है? यहाँ तक कहते कहते अचानक उमर खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसी लम्हे एक तरफ से सलवन देवी भी नमूदार हुई थी। कंपल के पीछे पीछे वो भी हवेली में दाखिल हुई। जब वो दोनों अंदर आ गईं, तब मकान का बैरूनी दरवाजा उमर खान ने बंद कर दिया और उन दोनों को लेकर दीवान खाने की तरफ गया। जब दीवान खाने में तीनों बैठ गए, तब गुफ्तगू का आगाज उमर खान ने किया और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम दोनों का यूं मेरे मकान में आना मुझे लगता है किसी वजह, किसी इल्लत के बगैर नहीं है। जवाब में कंपल कहने लगी, अभी तो हम दो ही आई हैं, किरण भी हमारे साथ आने वाली थी, लेकिन घर पर उसे एक जरूरी काम पड़ गया, इस बिना पर वो नहीं आई। भाई, आपका अंदाजा दुरुस्त है, हम बगैर किसी वजह के नहीं आई, और मैं आपसे ये कहूँ कि हम एक इंतहाई जरूरी काम के सिलसिले में आपके पास आई हैं। भाई, मैं ना तमहीद बांधूंगी ना इधर उधर की पहेलियां बुझवाऊंगी। पहले आप ये बताएं कि आप दिल्ली में किसी लड़की को पसंद करते हैं? भाई, आपने मकान ले लिया है, आप अपना घर बसाएंगे, और घर बीवी के बगैर तो नहीं बसता। कंपल के उन अल्फाज पर उमर खान अजीब से अंदाज में उसकी तरफ देखने लगा था, फिर कहने लगा, कंपल, ये तुमने अजीबो गरीब सा मौजू छेड़ दिया है। मैं उम्मीद भी नहीं रखता था कि तुम और सलवन देवी दोनों इस सिलसिले में मुझसे गुफ्तगू करोगी। बहरहाल, अगर तुमने मौजू छेड़ ही दिया है तो मैं तुमसे कहूँ कि मैं किसी को पसंद नहीं करता, ना ही मेरे जहन में कोई ऐसी लड़की है जो मेरी तवज्जो का मरकज बनी हो, और ना ही मैं इस काबिल हूँ कि किसी लड़की ने मुझे चाहा हो या पसंद किया हो। उमर खान जब खामोश हुआ, तब कंपल फौरन बोल उठी, भाई, मैं कम अज कम आपके इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करती। मैं आपकी इस बात से तो मुत्तफिक हूँ कि आप किसी को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपके इस फैसले से कतई इत्तेफाक नहीं करती कि कोई आपको पसंद नहीं करता, बल्कि मेरे इल्म में एक ऐसी लड़की है जो आपको पसंद करती है, और आपके बगैर वो अपना जीवन बिताने का सोच भी नहीं सकती। मैं उसी लड़की से मुतल्लिक गुफ्तगू करने के लिए आपके पास आई हूँ। सलवत भी इसी सिलसिले में मेरे साथ आई है। मैं नहीं जानता तुम्हारा इशारा किस तरफ है। गौर से कंपल की तरफ देखते हुए उमर खान ने कहना शुरू किया था, बहरहाल, अगर तुम्हारे जहन में ऐसी कोई लड़की है तो कहो वो कौन है, कैसी है, ताकि मैं भी जानूं कि इस दुनिया में अगर कोई लड़की मुझे पसंद करती है तो शक्ल सूरत और इखलाक और किरदार की कैसी है। उमर खान जब खामोश हुआ, तब चहकने के अंदाज में उसे मुखातिब करते हुए कंपल बोल उठी थी, भाई, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, इसलिए कि आपको मैं भाई कहती हूँ, ना ही मैं आपसे मजाक कर रही हूँ। एक लड़की यकीनन आपको पसंद करती है, और अब आप पूछते हैं कि वो लड़की कैसी है, तो मैं कहूँ वो लड़की सितारों की चमक, चांदनी की ठंडक, नगमों की खुशबू जैसी खूबसूरत, चाहतों के तबस्सुम, अंजुम और सुरैया के औज, निगहत और नूर की तजल्ली आमेज मुसर्रतों सी हसीन, गरम लफ्जों की बजती दफ, तलिस्म की झंकार, शफक भरे झरनों की कैफियत जैसी जाज़िब नजर है, सरापा महताब, निगहतों की दोशीज़ा जैसी पुरकशिश, और नज़रतों की शिरीनी, निदरत का मुरक्का, फितरत के हुस्न की शाहकार जैसी पुरज़ जमाल है। भाई, वो लड़की अपनी जात में नदियों की गुनगुनाहट, आबशारों के नगमों, कुदरत के कमाल की सनात और जमाल की ज़ेबो ज़ीनत ख्याल की जा सकती है। उसके दहकते लब, लचकती कमर, लंबी गर्दन, मरमर बाजू, नाजुक सजीले हाथ उसे उजालों का पैकर और रंगों की पुरकैफ फिजा बनाकर रख देते हैं। यहाँ तक कहने के बाद कंपल जब खामोश हुई तो उसकी तरफ मुस्कुराकर देखकर उमर खान कहने लगा, कंपल, तुमने तो कमाल कर दिया। लगता है ऐसे अल्फाज कहने के लिए तुम चंद दिन पहले ही तैयारी करती रही हो। बहरहाल, ये अल्फाज तुमने मेरे सामने बड़ी उम्दगी और बड़ी महारत से इस्तेमाल किए हैं, और इसके लिए मैं तुम्हें दाद देता हूँ। पर यह तो तुमने बताया ही नहीं कि जो लड़की मुझ जैसे बेकार और खामखार इंसान को पसंद करती है, आखिर वो है कौन, कहाँ रहती है, क्या इस आलम में उसका कोई वजूद भी है? इस पर कंपल किसी कदर संजीदा हो गई, कहने लगी, भाई, मैं आपसे मजाक नहीं कर रही। किरण आपको पसंद करती है, बल्कि मैं ये कहूँ कि वो वालिहाना अंदाज में आपको चाहती है। भाई, बुरा मत मानिएगा और ताज्जुब से भी काम ना लीजिएगा। मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्या मेरी बहन किरण देवी का हुस्न और उसकी खूबसूरती उन अल्फाज के मयार पर पूरी नहीं उतरती? कंपल के उन अल्फाज पर उमर खान पहले की निस्बत ज्यादा संजीदा हो गया था। कहने लगा, कंपल, किरण के हुस्न, उसके जमाल और उसकी खूबसूरती के लिए तुमने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यकीनन वो उसके सरापा, उसके हुस्न को जेब देते हैं, लेकिन बात यह है कि मैं खुद को उसके काबिल नहीं समझता। देखो, वो एक राजकुमारी है,
उसने जिस माहौल में परवरिश पाई है, मैं उसे ऐसा माहौल तो मुहैया नहीं कर सकता। मैंने जब घर बसाना हुआ तो मैं तो किसी मामूली लड़की का इंतखाब करूंगा जो अपने घर का कामकाज करते हुए फख्र महसूस करे, जो हालात कभी बुरे हों तो रेवड़ चराने को भी अपने लिए आर ख्याल न करे। कंपल, अपनी बहन किरण देवी की खूबसूरती, उसके हुस्न के लिए जो अल्फाज तुमने इस्तेमाल किए हैं, यकीनन किरण तुम्हारी उस तारीफ पर पूरी उतरती है, लेकिन किरण को अपनाने के लिए जो मयार चाहिए उस पर मैं पूरा नहीं उतरता। उमर खान की गुफ्तगू का कंपल जवाब देना ही चाहती थी कि ऐन उसी लम्हे मकान के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उमर खान उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं देखता हूँ दस्तक देने वाला कौन है। उसके साथ ही वो बाहर निकला, मकान के सदर दरवाजे की तरफ गया। सलवंत और कंपल भी दीवान खाने से बाहर निकल खड़ी हो गई। उमर खान ने जब दरवाजा खोला तो सामने एक जवान खड़ा था। उमर खान को देखते ही वो कहने लगा, अमीर, आपको फिलफोर सुल्तान ने बुलाया है, एक इंतहाई अहम मामला दरपेश है। इस पर उमर खान उसे मुखातिब करके कहने लगा, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके साथ ही वो भागता हुआ हवेली में दाखिल हुआ और सलवन देवी और कंपल को मुखातिब करके कहने लगा, मुझे सुल्तान ने फिलफोर बुलाया है, शायद कोई अहम मामला दरपेश है, इसलिए मैं जाता हूँ। इस पर सलवंत और कंपल भी जाने के लिए तैयार हो गई। साथ ही कंपल उमर खान को मुखातिब करके कहने लगी, भाई, जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू हुई है, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मैं और सलवंत फिर आएंगी। उमर खान ने उसका कोई जवाब न दिया, मुस्कुरा कर रह गया था। फिर तीनों हवेली से निकले। सलवंत और कंपल तो अपनी रिहाइशगाह की तरफ चली गई, जबकि उमर खान उस सालार के साथ हो लिया जो उसे बुलाने के लिए आया था। थोड़ा सा आगे जाकर उस छोटे सालार को मुखातिब करके उमर खान ने पूछ लिया, क्या कोई खास बात हो गई है जो सुल्तान ने हंगामी तौर पर सारे उमरा और सालारों को तलब कर लिया है? इस पर वो सालार कहने लगा, आपका अंदाजा दुरुस्त है। आप जानते हैं कुतुब खान को महमूद शर्की ने गिरफ्तार कर लिया था। कुतुब खान बहलोल लोधी का चचा जाद है। कुतुब खान की बहन शम्स खातून ने बहलोल लोधी को ये पैगाम भिजवाया है कि कुतुब खान दुश्मन की कैद में है। ऐसी हालत में बहलोल लोधी को नींद कैसे आती है? कुतुब खान की बहन के ये अल्फाज तलवार की काट की तरह बहलोल लोधी को लगे हैं, लिहाजा उसने सारे उमरा और सालारों को तलब कर लिया है। मेरे ख्याल में कुतुब खान की रिहाई के लिए या तो हमला किया जाएगा या कोई और तरीका वज़ा किया जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद वो सालार खामोश हो गया था। उमर खान ने मजीद कुछ ना कहा। दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए बहलोल लोधी के एक कसर की तरफ जा रहे थे। उमर खान जब बहलोल लोधी के कसर में दाखिल हुआ तो कसर के उस कमरे में उस वक्त सारे उमरा और सालार बैठे हुए थे। उमर खान आगे बढ़कर बहलोल लोधी के दाएं जानिब उस जगह जा बैठा जो उसके लिए खाली रखी गई थी, और ये नशीद सुल्तान बहलोल लोधी और उमर खान के साथ ही सालार बहावलदीन के दरमियान थी। उमर खान जब अपनी नशीद पर बैठ गया तब बहलोल लोधी ने उससे मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहा था कि उमर खान पहले ही बोल उठा, सुल्तान मोहतरम, मेरे आने से पहले सारे उमरा और सालार आ चुके हैं। इसका मतलब है मुझे आने में ताखिर हुई है। दरअसल यहाँ तक कहते कहते उमर खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बहलोल लोधी के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। कहने लगा, तुम्हें कोई ताखिर नहीं हुई, तुम वक्त पर आए हो। देखो, कुरमली खान और ईसा खान के बाद तुम मेरे सबसे अहम सालार हो। अब तुम ये सोचोगे कि तुम्हारी आमद से पहले कुरमली खान और ईसा खान भी बैठे हुए हैं। वो दोनों सालार अब इस काबिल रह गए हैं कि जंग के लिए या जंग की मंसूबाबंदी के लिए कोई मशवरा दे दें। वो अच्छे मशीर हैं, जबकि जंग में भरपूर हिस्सा लेना और दुश्मन के खिलाफ तुर्क-ओ-ताज करना अब तुम जैसे सालारों का काम है। मैं इस लिहाज से तुम पर खुश हूँ कि तुम अपने 3 साथियों बहावलदीन, मुबारिस खान और अली खान के साथ बेहतरीन इत्तेफाक राय रखते हुए दुश्मन के खिलाफ हरकत में आते हो, और तुम्हारा ये रवैया मेरे लिए इत्मीनान का बाइस है। उमर खान, बात यह है कि हालात एक बार फिर संगीन हो गए हैं। गुज़िश्ता जंग में सुल्तान महमूद ने कुतुब खान को गिरफ्तार कर लिया था, और कुतुब खान की बहन ने मुझे ताना दिया था कि कुतुब खान जौनपुर की कैद में है, लिहाजा वो जब तक कैद में है तो मुझे नींद कैसे आ सकती है। कुतुब खान की बहन के उस ताने पर मैं बेकार नहीं बैठा। पहले मैंने इरादा किया था कि फिलफोर लश्कर कशी करूंगा, फिर सोचा पहले जौनपुर के हुक्मरान सुल्तान महमूद की तरफ पैगाम भिजवाऊंगा कि वो कुतुब खान को रिहा कर दे, वरना दोनों कुव्वतों के दरमियान जंगों का ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा कि जो खत्म होने पर नहीं आएगा। अभी मैं ये इरादा कर ही रहा था कि मेरे मुखबिर ये खबरें लेकर आए कि जौनपुर का हुक्मरान सुल्तान महमूद अपनी तबई मौत मर गया है, और उसकी जगह उसकी माँ बीबी राजी ने उसके भाई भीकन खान को मोहम्मद शाह का लकब देकर जौनपुर के तख्तो ताज का मालिक बना दिया। इस मोहम्मद शाह की तरफ मैंने कासिद भिजवाए और उससे ये मुतालबा किया कि उसके भाई के दौर में मेरे चचाजाद कुतुब खान को गिरफ्तार कर लिया गया था, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि कुतुब खान को रिहा कर दिया जाए ताकि दोनों हुक्मरानों के दरमियान अच्छे और पायदार ताल्लुकात कायम हो सके। लेकिन हैरत की बात है कि ये जौनपुर का नया हुक्मरान मोहम्मद शाह तो मरने मारने पर तुला हुआ है। मुझे ये भी बताया गया है कि वो जंग का बेहतरीन तजर्बा रखता है, और तख्त नशीन होते ही उसने अपने 2 भाइयों हसन खान और जलाल खान दोनों को जिंदान में डाल दिया है। उसने उन दोनों को उसी जिंदान में रखा है जिसमें मेरे चचाजाद भाई कुतुब खान को रखा गया है,
تخت نشین ہونے کے بعد محمد شاہ نے پہلا کام یہ کیا کہ جہاں اس کے ایک بھائی کا نام جلال خان ہے وہاں اس کے بیٹے کا نام بھی جلال خان ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے جلال خان کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا ہے۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ اس محمد شاہ نے اپنی طاقت و قوت اور عسکری حیثیت کو بڑا مضبوط اور مستحکم کر لیا ہے۔ جہاں اس نے لشکر کی تعداد میں اضافہ کیا ہے وہاں اس نے جنگ کے لیے ان گنت ہاتھیوں اور گھوڑوں کو بھی سدایا ہے۔ جونپور کا نیا حاکم محمد شاہ یہ امید رکھتا ہے کہ وہ دہلی کے تاج و تخت کا مالک اور وارث بنے گا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ محمد شاہ اگر پرامن طریقے سے قطب خان کو واپس نہیں کرتا تو پھر ہمیں اس کے خلاف لشکر کشی کرنا ہوگی۔ بس یہی ایک صورت ہے جس سے ہم قطب خان کو واپس لے سکتے ہیں، ورنہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں یہ محمد شاہ قطب خان کو موت کے گھاٹ کی نہ اتار دے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بہلول لودھی جب خاموش ہوا تب عمر خان کہنے لگا، سلطان محترم، آپ جب اور جس وقت چاہیں گے ہم لوگ محمد شاہ کے خلاف لشکر کشی کے لیے تیار ہیں۔ عمر خان کے ان الفاظ پر بہلول لودھی خوشی اور طمانینت کا اظہار کر رہا تھا۔ دوبارہ عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہاری آمد سے پہلے میں کرملی خان، عیسیٰ خان اور تمہارے تینوں دستے راست علی خان، بہاولدین اور مبارز خان سے بھی مشورہ کر چکا ہوں۔ وہ بھی اس حق میں ہیں کہ جونپور کے نئے حکمران محمد شاہ کے خلاف لشکر کشی کی جائے اور ہر صورت میں قطب خان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہلول لودھی کے خاموش ہو جانے پر عمر خان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، قطب خان کو بحفاظت حاصل کرنے کے لیے لشکر کشی کے علاوہ یا یوں کہہ لیں کہ لشکر کشی کے دوران ہمیں ایک اور کام بھی کرنا ہوگا۔ عمر خان کے ان الفاظ پر بہلول لودھی ہی نہیں، کرملی خان، عیسیٰ خان، علی خان، بہاولدین، مبارز خان، دوسرے سالار اور عمرہ بھی بڑے تعجب اور جستجو بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ یہاں تک کہ عمر خان نے اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا تھا، سلطان محترم، میں چاہتا ہوں کہ جب ہم محمد شاہ کے خلاف لشکر کشی کریں تو اس سے پہلے اپنے مخبروں کو محمد شاہ کے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کر دیں، اور جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کر لیں تب وہ مخبر ہمیں یہ بتائیں کہ محمد شاہ کے لشکر میں سالاروں اور عمرہ میں سے کون کون ہے۔ سلطان محترم، میں چاہتا ہوں کہ جنگ کے دوران محمد شاہ کے کسی عزیز ترین رشتہ دار یا کسی ہر دل عزیز سالار یا فرد کو گرفتار کیا جائے۔ ایسا کرنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ دونوں لشکروں کے درمیان جنگ اگر فیصلہ کن نہیں ہوتی، جیسا کہ پچھلی جنگ جو شمس آباد میں سلطان محمود کے ساتھ ہوئی تھی، ویسی صورتحال پھر نمودار نہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ جنگ فیصلہ کن نہیں تھی، اور اس کے فیصلہ کن نہ ہونے ہی کی وجہ سے سلطان محمود قطب خان کو گرفتار کر کے جونپور لے گیا تھا اور اسے زندان میں ڈال دیا۔ جب ہمارا ٹکراؤ محمد شاہ کے ساتھ ہوتا ہے، اگر ہم محمد شاہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تب وہ جونپور میں قلعہ بند ہو جائے گا، محصور ہو جائے گا، جنگ کو طول دیتا رہے گا اور ہمارے خلاف مشکلات پیدا کرتا رہے گا۔ ہمیں یہ بھی دھمکی دے سکتا ہے کہ اگر ہم نے جونپور کا محاصرہ نہ اٹھایا تو وہ قطب خان کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ یہ دھمکی ہمارے لیے کارگر بھی ثابت ہو سکتی ہے اور قطب خان کی زندگی کے لیے ہمیں محاصرہ اٹھانا بھی پڑ سکتا ہے۔ لیکن جنگ کے دوران اگر ہم محمد شاہ کے کسی قریبی رشتہ دار یا اس کے عزیز ترین رشتہ دار کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس کے بدلے قطب خان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر محمد شاہ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہمارے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا ہے تو قطب خان کو محمد شاہ ضرور رہا کرنے پر رضامند ہو جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان خاموش ہو گیا۔ اس موقع پر سارے سالار اور عمرہ توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ بہلول لودھی نے عمر خان کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، عمر خان، جو کچھ تم نے کہا ہے میں سمجھتا ہوں قطب خان کو رہا کرانے کے لیے یہ بڑا آسان ترین راستہ ہے۔ دیکھ بچے، جو تجویز تم نے پیش کی ہے اس پر عمل بھی تم ہی نے کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں تم کمند پھینکنے اور کمند ڈالنے کے ماہر ہو۔ میں آج ہی اپنے کچھ مخبر کو جونپور کی طرف روانہ کرتا ہوں، جو جونپور کے ارد گرد منڈلاتے رہیں گے، اور اس کے بعد لشکر یہاں سے کوچ کرے گا۔ ہم جونپور کی طرف کوچ کریں گے۔ ظاہر ہے محمد شاہ کو اس کے مخبر اطلاع دے دیں گے کہ ہم اس پر حملہ آور ہونے کے لیے تیزی سے کوچ کر چکے ہیں، لہٰذا وہ بھی جونپور سے نکل کر کھلے وسیع میدانوں میں ہم سے مقابلہ کرنے کی ٹھانے گا۔ اس وقت تک ہمارے مخبر اس سے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہوں گے اور انہی معلومات کی روشنی میں ہم اپنا اگلا قدم اٹھائیں گے۔ بہلول لودھی خاموش ہوا، اس کے بعد اس نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، عمر خان، تم تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس رکو، میں ایک اور موضوع پر بھی تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بہلول لودھی نے وہ مجلس برخاست کر دی تھی۔ جب سب لوگ وہاں سے نکل گئے تب عمر خان بڑی فکر مندی سے بہلول لودھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا مجھ سے کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی کوتاہی ہوئی جس کی نشاندہی آپ علیحدگی میں کرنا چاہتے ہیں؟ جواب میں سلطان بہلول لودھی نے ایک ہلکا سا کہا لگایا، پھر بڑے شفقت آمیز انداز میں عمر خان کا شانہ تھپ تھپایا اور کہنے لگا، عمر خان، تمہاری حیثیت میرے بیٹوں کی سی ہے، بچے تم سے ناراضگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دراصل سب کو فارغ کرنے کے بعد میں تم سے تمہارے ہی متعلق، یوں جانو تمہاری ذات سے متعلق تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے، بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میرے پاس پرتاپ دیو کا بڑا بیٹا نرسنگ آیا تھا۔ اس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا جس نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔
बस मैं उसी इंकशाफ पर तुमसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उमर खान, तुम जानते हो नरसिंह की 2 बहनें हैं, एक कंपल देवी और दूसरी किरण देवी। दोनों बहनों की उम्रों में 2 साल का फर्क है। किरण बड़ी है, लेकिन वो शख्सियत खूबसूरती में भी कंपल देवी से बड़ी है। नरसिंह ने मुझ पर यह इंकशाफ किया है कि उसकी बहन किरण देवी तुम्हें पसंद करती है और तुमसे शादी करने की ख्वाहिशमंद है। बच्चे, अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो शायद नरसिंह अपने बाप को तुम्हारे अहले खाना से गुफ्तगू करने के लिए भेजता, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है, लिहाजा इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए नरसिंह मेरे पास आ गया, इसलिए कि सबको पता है तुम्हारी हैसियत मेरे यहाँ मेरे बेटे की सी है। नरसिंह साथ ही ये भी एहतियात बरतना चाहता है कि इस रिश्ते की खबर उसकी माता को नहीं होनी चाहिए। इसकी 2 वजूहात हैं। एक ये कि उसकी माता सगी नहीं सौतेली है, दूसरी ये कि उसकी सौतेली माँ के एक भाई को तुमने एक लड़की की इज्जत बचाते हुए चूंकि कत्ल किया था, लिहाजा प्रताप देव की बीवी तुम्हारे खिलाफ है और तुमसे इंतकाम लेने के दर पे है, और अगर उसने किसी मौके पर ऐसा करने की कोशिश की तो अपना सर कटवा बैठेगी। बच्चे, नरसिंह चाहता है कि तुम उसकी बहन किरण देवी को अपना लो, उसे अपने अकद में ले लो। ये नरसिंह की ही ख्वाहिश नहीं, उसकी बीवी, उसकी छोटी बहन भी यही चाहती है, बल्कि नरसिंह का बाप प्रताप देव भी इस रिश्ते पर खुश और मुतमईन है। अब बोलो तुम क्या कहते हो। सुल्तान बहलोल लोधी यहाँ तक कहने के बाद जब खामोश हुआ तब हल्का सा तबस्सुम उस मौके पर उमर खान के चेहरे पर नमूदार हुआ। फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आप जानते हैं हम खाना बदोश थे। अगर मैं नहीं तो मेरे आबाओ अजदाद वहशियाना जिंदगी बसर करते रहे हैं। कत्लो गारत गरी उनका पेशा था, वो उसमें सुकून और आसूदगी महसूस करते थे। मेरी और मेरे माँ बाप की खुशकिस्मती है कि हम हल्का बगोशे इस्लाम हुए और हैवानियत से इंसानियत की तरफ सफर की इब्तदा की। सुल्तान मोहतरम, आप जानते हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद वहशी गैर मुस्लिम मंगोलों से ही डरते हुए हम लोगों ने बेबसी की हालत में इन इलाकों का रुख किया, और इसी रुख की तरफ सफर के दौरान मैं मंगोलों के हाथों अपने माँ बाप और दूसरे अजीजों अकारिब से महरूम हुआ। सुल्तान मोहतरम, मैं एक चौपान गदड़िए की जिंदगी बसर करने वाला इंसान हूँ। मेरी जरूरियात बहुत कम है। मैं तकलीफ दे जिंदगी बसर करने में खुशी महसूस करता हूँ। जिस लड़की का आप जिक्र कर रहे हैं वो किसी दौर में मालवा की राजकुमारी थी। उसकी परवरिश उसी माहौल में हुई। सुल्तान मोहतरम, वो माहौल मेरी जिंदगी के किसी भी पहलू से रब्त नहीं रखता, लिहाजा मैं अगर उस लड़की को अपनाता हूँ या उससे शादी करता हूँ तो वक्ती तौर पर वो कुछ दिन के लिए खुश रहेगी, इसलिए कि उसने मुझे चाहा है, लेकिन मेरे साथ जिंदगी बसर करते हुए वो ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी, उकता जाएगी और मामला अलहदगी तक पहुंच जाएगा। इसलिए मैं पहले इस अमल से पहलू तही करना चाहता हूँ। मैं उसे अपना नहीं सकता, इसलिए कि मेरे और उसके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। वैसे सुल्तान मोहतरम, अगर इस सिलसिले में नरसिंह आपसे बात करे तो मेरी तरफ से उसका शुक्रिया अदा करें। कई लोगों ने इस रिश्ते की पेशकश की, लेकिन मैं इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार करता हूँ, इसलिए कि मैं उसे निभा नहीं सकूंगा। सुल्तान मोहतरम, आप जानते हैं जिस काम को मैं कर ना सकूं, जिस अहद को मैं निभा ना सकूं, वो मैं अपने सर नहीं लेता। यहाँ तक कहने के बाद उमर खान रुका, कुछ सोचा, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जिस किस्म की जिंदगी मेरे आबाओ अजदाद बसर करते रहे हैं या जैसे मैं खुद जिंदगी के दिन गुजारने का आदी हूँ, इसमें किसी सादा मिजाज मुसलमान लड़की से शादी कर लूंगा जो गरीब हो, जरूरतमंद हो। मैं चाहूंगा वो मेरी जिंदगी की साथी की हैसियत से मेरे साथ रहे और मेरे पास जो कुल असासा होगा उसकी वो मालिक होगी। अब मैंने मकान भी ले लिया है और मैं कोशिश करूंगा कि किसी ऐसी लड़की को तलाश करूं जो मेरे मिजाज पर पूरी उतरती हो और मैं उससे शादी करके अपनी नई जिंदगी की इब्तिदा करना चाहूंगा। सुल्तान मोहतरम, मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि आप नरसिंह से मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कीजिएगा कि वो उसकी बहन, उसकी बीवी और उसका भाई मुझे इस रिश्ते की पेशकश कर रहे हैं। सुल्तान मोहतरम, मैं आप पर यह भी इंकशाफ करूं कि जिस वक्त आपका बुलावा मेरी तरफ गया था और छोटा सालार मुझे बुलाने मेरे घर पहुंचा था, उस वक्त नरसिंह की बीवी और किरण देवी की छोटी बहन कंपल देवी मेरे पास बैठी हुई थी और वो मेरे साथ किरण देवी से मुतालिक ही गुफ्तगू कर रही थी। वो चाहती थी मैं उसे अपना लूं। उस मौके पर मैं उन दोनों को कोई माकूल जवाब ना दे सका, इसलिए कि आपका बुलावा मेरी तरफ आ गया था, लिहाजा मैं इधर आ गया और वो दोनों उठकर अपनी रिहाइशगाह की तरफ चली गईं। यहाँ तक कहने के बाद उमर खान जब खामोश हुआ तब कुछ देर तक सुल्तान बहलोल लोधी गर्दन झुकाकर सोचता रहा। फिर उमर खान को मुखातिब करके कहने लगा, बेटे, जो कुछ तुमने अपने मुतालिक कहा है इससे मैं पूरी तरह इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, तुम्हारे आबाओ अजदाद वहशी थे, खून रेजी उनका पेशा था, इसमें उन्हें इत्मीनान और आसूदगी महसूस होती थी, लेकिन तुम और तुम्हारा बाप उनसे मुख्तलिफ हुए। तुम्हारे बाप ने इस्लाम कबूल कर लिया था, लिहाजा वो ना हक खून रेजी से तौबा कर चुका था, जिस किस्म की खून रेजी के मंगोल आदि हैं। रही तुम्हारी बात, तो तुम चूंकि इस्लाम कबूल कर चुके हो, किसी खून रेजी में तुमने हिस्सा नहीं लिया और फिर मेरे ख्याल में तुमने खाना बदोशाना जिंदगी जरूर बसर की है, पर मंगोलों के अतवार नहीं अपनाए। बच्चे, अब तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो। अगर किरण देवी किसी दौर में मालवा की राजकुमारी रही है तो तुम उससे कम नहीं हो। तुम बहलोल लोधी के चोटी के सालार हो।
ایسے سالار جس پر میں بد سے بدترین حالات میں بھی اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہوں۔ بیٹے، کرن دیوی کے مقابلے میں اپنے آپ کو کسر نفسی کا شکار نہ کرو۔ کرن دیوی کبھی راجکماری تھی، اب وہ نہیں ہے، اور اگر تمہیں وہ اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے تمہاری طرف جھکتی ہے تو بچے، میں سمجھتا ہوں یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ بہرحال اس وقت میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں ایسی گفتگو کر کے کسی آخری فیصلے پر پہنچے۔ میں چاہتا ہوں اس موضوع پر تم چند دن سوچ و بچار سے کام لو، اس کے بعد دیکھیں گے اس سلسلے میں تمہارا دل اور تمہارے جذبات کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب تم اٹھو، جا کر آرام کرو، اس لیے کہ لشکر 2 دن بعد یہاں سے کوچ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی عمر خان سلطان بہلول لودھی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ 2 دن بعد لشکر نے دہلی سے جون پور کی طرف کوچ کیا تھا۔